हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स को। टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस ऑफ नवंबर 2022। ठीक है, लगभग 125 क्वेश्चंस हैं इसमें। इससे पहले हमने नवंबर मंथ की जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों को मैंने ज़्यादा डिस्कस किया। तो एसएससी वनडे एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड को देखते हुए मैं नवंबर मंथ की वन लाइनर को भी मैंने बहुत ब्रीफली तैयार किया है। लगभग 125 क्वेश्चंस नवंबर 2022 की करंट अफेयर से हैं, जो उम्मीद है आई होप कि लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ वो करंट अफेयर जो भी होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं नवंबर 2022 की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह आपको पता है कौन है? भारत के मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। हैज इनॉग्रेटेड विच मेला एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, न्यू दिल्ली। तो 2022 में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में हुआ। तो एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित हुआ 2022 का? आंसर है न्यू दिल्ली। किसने इनॉग्रेट किया? गिरिराज सिंह ने, जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। एक बार चेक कर लेना, जहां तक मुझे पता है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह जी हैं। क्लियर है? तो वो मेला कौन सा है? क्लियर है? उस मेला का नाम है सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला 2022। क्लियर है? तो जो भी फैक्ट होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी, उससे रिलेटेड चीजों को भी मैं बताता हुआ चलूंगा। अगला क्वेश्चन, विच एग्रीमेंट डन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में रिसेंटली, मतलब नवंबर महीने में कौन सा एग्रीमेंट डन हुआ था, कौन सा समझौता किया गया था? टू अप्रूव्ड फॉर द टेक्सटाइल, लेदर, फर्नीचर, ज्वेलरी एंड मशीनरी रिसेंटली। क्लियर है? तो आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता साइन हुआ है। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें पहला होता है पीटीए, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद उसका एक्स्ट्रा जो है एडवांस वर्जन मैंने आपको बताया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। इंग्लिश में लिखा है, जो भी चीजें मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या हुआ है साइन? एफटीए साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां दोनों देशों के बीच जो व्यापार होगा लगभग 95 या 90 to 95% गुड्स और सर्विस को इसमें शामिल किया गया है। और इसके दायरे में आने वाली गुड्स और सर्विस का जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड होगा वो फ्री होगा। मतलब या तो बहुत कम कस्टम ड्यूटी लगेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, या बिल्कुल ही नहीं लगेगी, मतलब जीरो हो जाएगी। क्लियर है? इससे पहले इंडिया का 2022 में एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो वो हुआ था इंडिया और यूएई के बीच में, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में भी इसी 2022 में ऑस्ट्रेलिया से पहले एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द सरदार वल्लभ भाई पटेल्स बर्थ एनिवर्सरी एंड व्हेन? क्लियर है? आंसर है नेशनल यूनिटी डे, 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के दिन
कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? कब? 31 अक्टूबर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर ही बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति। कहां पर है भैया? गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात। जगह का नाम क्या है? केवड़िया, नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी रिवर के किनारे? नर्मदा रिवर के किनारे गुजरात में केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी को एस्टैब्लिश किया गया है, जिसमें सरदार पटेल साहब की मूर्ति को लगाया गया है। सरदार पटेल साहब ने भारत को एक करने में, इंटीग्रेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और आजादी जब 15 अगस्त 1947 तक भारत में टोटल नंबर ऑफ देसी रियासत जो थी वो लगभग माना जाता है लगभग 552 देसी रियासतें थीं। अलग अलग फैक्ट कहीं कहीं पे लिखा होता है। 552 में से 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतों को छोड़ दो, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, बाकी सारी प्रिंसली स्टेट्स देसी रियासतों का सरदार पटेल साहब ने इंडिया में इंटीग्रेशन करा दिया था, उनको जोड़ दिया था। इसीलिए सरदार पटेल साहब को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। और उन्हीं के नाम पर नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है और उन्हीं के नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया गया है। क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्याम शरण नेगी, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव चर्चा में थे तो ये पर्सनालिटी चर्चा में आ गई, जिनका नाम है श्याम शरण नेगी। ये फर्स्ट वोटर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछ सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले वोटर कौन थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में पहली बार वोट डाला? स्वतंत्र भारत के प्रथम वोटर, उनका नाम है श्याम सिंह नेगी, श्याम शरण नेगी। क्लियर है? टू एक्सरसाइज हिज राइट टू फ्रेंचाइज फॉर 34th टाइम फॉर विच, आपको पता है 34वीं बार इन्होंने अपने वोट का यूज किया है। और ये इंडिया के पहले वोटर हैं और हिमाचल प्रदेश से हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया किसमें, हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शंस, हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें इन्होंने वोट डाला, 34वीं बार वोट डाला और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वोटर हैं, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है विच ऑनगोइंग ड्रिल्स बिटवीन यूएस एंड साउथ कोरिया, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में इनमें से कौन सी बायलैटरल एक्सरसाइज चल रही है? उसका नाम है विजिलेंट, साउथ कोरिया विजिलेंट स्टॉर्म एयर, या केवल नाम है विजिलेंट स्टॉर्म एयर। क्या नाम है? विजिलेंट स्टॉर्म एयर। ये एयरफोर्स की, अमेरिका और साउथ कोरिया के एयरफोर्स की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की वायुसेना का और अमेरिका की एयरफोर्स, अमेरिका की वायुसेना। अगला, स्विट्जरलैंड has created a world record by operating longest passenger train। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है रिसेंटली दुनिया के किस देश ने सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन, सबसे लंबी यात्री ट्रेन को चलाया है? सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन, क्वेश्चन ये पूछेगा रिसेंटली किस देश में दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया है, तो उस देश का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है भैया? अगला, फिक्की, आपको पता है फिक्की भारत का क्या है? फिक्की है, एसोचैम है, सीआईआई है,
ये भारत के जो ट्रेड और इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज के रूप में काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसमें फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन इंडस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली कौन नए अध्यक्ष बने हैं? रिसेंटली हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, या फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उनका नाम है सुब्रकांत पांडा। क्या नाम है? सुब्रकांत पांडा, जो फिक्की के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। क्लियर है? कभी कभी फिक्की की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है? और रिसेंटली इसके नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सुब्रकांत पांडा बनाए गए। रिसेंटली किसको केरल गवर्नमेंट के जो प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है एजुथाचम पुरस्कारम, उसके लिए सेलेक्ट किया गया है? तो आंसर क्या है? सेथु। क्या है आंसर? सेथु के लिए केरल गवर्नमेंट का जो सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है 2022 का एजुथैचम पुरस्कारम के लिए किसको चयनित किया गया है? सेथु को चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्ड द चेवलियर डी आयोर्डे नेशनल डू मेरिट? फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है द नाइट, जो जिसका इंग्लिश में लैंग्वेज में नाम, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है? द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसका अवार्ड है? फ्रांस का। फ्रांस का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो किसको मिला है? अरुणा साईराम। अभी आपने आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको पढ़ाया कार्नाटिक संगीत, तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है एक सिंगर, कर्नाटक वोकलिस्ट हैं अरुणा साईराम। उनको फ्रांस में फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है, द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट। तो क्वेश्चन पूछ सकता है रिसेंटली फ्रांस के द्वारा दिया जाने वाला उसका सबसे प्रतिष्ठित सम्मान द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट या चेवलियर डी आई ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट किसको दिया गया? किस इंडियन पर्सनालिटी को दिया गया है? आंसर क्या है? अरुणा साईराम। अगला 113वीं 113 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा। नाम सुना ही है आपने, होमी जहांगीर भाभा, भारत के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट, भारत के फेमस परमाणु वैज्ञानिक। Who is also known as the father of nuclear program of India? क्लियर है? क्वेश्चन ये पूछेगा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है?
तो आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने किसकी स्थापना की, बार्क। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां है, ट्रॉम्बे, मुंबई। यहीं पे आप दूसरा देख सकते हो, भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं, तो आपको पता होगा उनका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, भारत के फेमस स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। क्लियर है। अगला, विच केव इन मेघालय, मेघालय की कौन सी गुफा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा भारत की कौन सी स्थल को भारत की पहली पहली भारतीय भू विरासत स्थल। यूनेस्को कई सारे टाइप का, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट निकालता है, ये कैसी है, इंडिया की फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट है। कैसी है, जियो हेरिटेज साइट। कहां पर भैया, क्वेश्चन पूछेगा कहां पर है, तो बोलोगे मेघालय में इसको आइडेंटिफाई किया है यूनेस्को ने। और उस गुफा का नाम क्या है, तो उसका नाम है ममलूहू केव। नाम यहां लिखा हुआ है, क्या है, ममलूहू गुफा, ममलूहू गुफा, ममलूहू केव भारत की पहली भू विरासत स्थल है जो यूनेस्को के द्वारा आइडेंटिफाई की गई। क्लियर है। देखो बहुत सारी चीजों को मैं ऐड करता जा रहा हूं, उस चीजों को आपको समझना है। करंट अफेयर ऐसे ही पढ़नी होती है, गूगल का बहुत अच्छे से यूज करना होता है करंट अफेयर में। जो दिया है, जो बताया जा रहा है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई पूछ सकते हो। मेघालय आप जानते होंगे, जहां पर वृक्षों की जड़ों के द्वारा ब्रिज देखे जाते हैं, वहां स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जो ट्रीज के, जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, ट्री रूट्स होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए ब्रिज, ट्री रूट्स ब्रिज किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखो मैंने एक और क्वेश्चन बना दिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ट्री रूट्स ब्रिज कहां पाए जाते हैं, मेघालय में। वृक्ष की जड़ों से, वृक्षों की जड़ों से निर्मित ब्रिज, निर्मित पुल, ब्रिज कहां पाए जाते हैं, नेचुरल ब्रिज होते हैं, ये मेघालय में पाए जाते हैं। और आपने पता होगा आपको, मेघालय फेमस है गारो, खासी, जयंतिया हिल्स के लिए। और वो क्वेश्चन ये भी पूछता है वेस्ट से ईस्ट लगाना है, तो सबसे पहले पश्चिम में, वेस्ट में गारो, बीच में खासी, और सबसे ईस्ट में पूरब में जयंतिया हिल। और ये तीनों जो हिल हैं, वहां की तीनों हिल किसके नाम पर हैं, ट्राइब्स के नाम पर हैं। गारो ट्राइब, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया, गारो खासी जयंतिया ट्राइब। तो ये मेघालय के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको। मेघालय की बाउंड्री किस इंटरनेशनल बाउंड्री से टच करती है, बांग्लादेश से। क्लियर है। तो ये मेघालय के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। मेघालय कहाँ, मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। मेघालय किस प्लेटू पर स्थित है, शिलोंग प्लेटू पर स्थित है, शिलोंग के पठार पर स्थित है, जो क्या है, जो छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है, विस्तार है। बीच में आपने देखा होगा एक तरफ होता है, अगर आप देखोगे, अगर ये मेघालय है तो बीच में राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं, और इधर क्या है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, छत्तीसगढ़ के एरिया में बीच में लगता हुआ झारखंड, मुख्य पार्ट झारखंड में आता है,
छोटा नागपुर प्लेट्यू है, बीच में राजमहल गारो या मालदा गैप है, और इधर वाला जो प्लेट्यू है उसको कहते हैं शिलोंग प्लेट्यू, जिसपे मेघालय स्थित है। तो मेघालय के बारे में मैंने बहुत सारी चीजों को आपकी जानकारी दे दी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज अमंग द नेवीज ऑफ इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत, मोजाम्बिक अफ्रीकन कंट्री है, आइलैंड कंट्री, वो अफ्रीकन कंट्री है, आपने देखा होगा, और तंजानिया, ये दोनों देश अफ्रीका के हैं, और तंजानिया और मोजाम्बिक जो है पूर्वी अफ्रीकन नेशन है। पूर्वी मतलब जो अफ्रीका आपने देखा होगा कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका के एक तरफ अटलांटिक ओशियन और दूसरी तरफ इंडियन ओशियन। तो जो इंडियन ओशियन का वाला पार्ट है, इंडियन ओशियन के पास वाला जो कोस्ट है उसको कहते हैं ईस्ट कोस्ट अफ्रीका का, और अटलांटिक ओशियन के कोस्ट वाला वेस्ट कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट पे जो मेडागास्कर आइलैंड है इंडियन ओशियन में, उसके जस्ट सामने जो कोस्ट है वहीं पर एक देश है मोजाम्बिक, और वहीं पर देश है उसके ऊपर तंजानिया। तंजानिया के ऊपर केन्या है, केन्या के ऊपर सोमालिया है। क्लियर है? तो भारत जो है मोजाम्बिक और तंजानिया की नेवीज के साथ एक त्रिपक्षीय क्या कर रहा है, मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम ही है IMT ट्राइलेट। IMT ट्राइलेट, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, नाम ही उसका वैसा ही है। इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। क्लियर? अगला, इंडिया रिसेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड। किसके लिए? यूनाइटेड नेशन का जो ट्रस्ट फंड है उसमें इंडिया ने इतना अमाउंट दिया है, किसके लिए? टू काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद के खात्मे के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वन द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022? किसने जीता? आंसर है स्पेन ने जीता। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 कहां हुआ? इंडिया में हुआ। कहां हुआ भैया? इंडिया में हुआ। अगला, रैंकी रेड्डी, नाम है रैंकी रेड्डी, वन द मेंस डबल्स फाइनल ऑफ द फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 कहां पर हुआ? जो फ्रेंच ओपन आपको पता है पेरिस में होता है ना? फ्रेंच ओपन कहां होता है? पेरिस में होता है। क्लियर है? आपको पता होगा टेनिस में बहुत फेमस हैं। क्या फेमस हैं? ग्रैंड स्लैम आपने सुना होगा। टेनिस में एक चीज सुनी होगी आपने, ग्रैंड स्लैम्स।
इनके बारे में जानकारी रखा करो क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्लियर है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में क्या क्या आता है ये क्वेश्चन पूछता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा पेरिस ओपन जो कि कहते हैं रोलैंड गैरोज, रोलैंड गैरोज ओपन या फ्रेंच ओपन कहते हैं जिसे, पेरिस में होता है। फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है, पेरिस में होता है, तो फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम में। तीसरा क्या आता है, ब्रिटेन में होने वाला, इसको रोलैंड गैरो रोलैंड गैरो कहते हैं, रोलैंड गैरोज। तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है, विंबलडन, विंबलडन सुना होगा, ब्रिटेन में होता है। ऑल इंग्लैंड ओपन, विंबलडन, ये कहां होता है, यूके में, ब्रिटेन में होता है जो है। तीसरा विंबलडन हो गया, और चौथा क्या हो गया, यूएस ओपन। चौथा कहां होता है, न्यूयॉर्क में होता है यूएस ओपन। ये चार होते हैं किसमें, ग्रैंड स्लैम में आते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रैंड स्लैम्स में, ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से टूर्नामेंट शामिल होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, यही ऑर्डर होता है, साल की शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, है ना, विंबलडन और यूएस ओपन, ये चार होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, हु इज द 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। चर्चा में है ब्राजील बहुत, क्यों चर्चा में है, वहां पर जो पूर्व राष्ट्रपति थे बोल्सनारो, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं लूला डिसिल्वा, लूला डिसिल्वा, इनके बीच आपस में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। बोल्सनारो जो हारे हैं वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, तो बोल्सनारो की पार्टी के समर्थकों ने क्या किया, उन पे हिंसा के आरोप लगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगों पे कब्जा कर लिया था, तो ब्राजील में अराजकता फैल गई थी चुनाव के बाद। तो ब्राजील चर्चा में आ गया कि ब्राजील में चुनाव हुए थे और 39वें राष्ट्रपति के रूप में कौन बने थे, लूला डिसिल्वा। जैसे अभी ज्योग्राफी से क्वेश्चन बने, तो अभी रिसेंटली तुर्की में और सीरिया में खतरनाक भूकंप आया हुआ है, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से रिसेंटली देशों में भूकंप आया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है सीरिया के शहर जो प्रभावित हुए हैं, जैसे दमिश्क, इदलिब, अलेप्पो, ये वहां के शहर हैं बड़े बड़े, जिसमें बहुत इंपैक्ट पड़ा है, तुर्की पे बहुत ज्यादा पड़ा है। तीसरा पूछ सकता है क्यों, सबसे रीजन क्या है, तो अखबारों में रोज लिख के आ रहा है तुर्की और सीरिया की। तुर्की की जो लोकेशन आप देखोगे मैप पे, तो वो 3 प्लेट्स के टेक्टोनिक मूवमेंट के बीच में फॉल्ट लाइन पे स्थित है। ऊपर है यूरोपियन प्लेट, एक साइड है अफ्रीकन प्लेट, और जिस पर वो ज्यादा पार्ट जिसका स्थित है तुर्की का है वो है अरेबियन प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, अरेबियन प्लेट। तो इन तीनों प्लेटों के बीच में जब भी टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, टक्कर होती है, तो भूकंप आता है। क्योंकि 3 प्लेटों के ऊपर स्थित है, उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहां इंटेंसिटी ज्यादा आती है भूकंप की। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूएनएचसीआर, हाई कमीशन फॉर शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशन का उच्चायोग, विच कंट्री होस्टेड द लार्जेस्ट रिफ्यूजी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसकी यूनाइटेड नेशन एचसीआर की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्यूजी शरणार्थी किस देश में हैं। आंसर क्या है, तुर्की, तुर्की या तुर्की, तुर्की या तुर्की, जहां पर भूकंप आया हुआ है इस समय, जिसकी राजधानी क्या है,
तुर्की की कैपिटल क्या है भाई, जल्दी से मैसेज करके बताओ। अंकारा, अंकारा या इस्तांबुल? अंकारा, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तुर्की किन दो महाद्वीपों कॉन्टिनेंट के बीच में स्थित है, मतलब किन दो महाद्वीपों में उसका विस्तार है, एशिया और यूरोप में। अगला, के शिवन, के शिवन का नाम आपने सुना होगा, भारत के इसरो के चीफ रहे हैं, ये भारत के फेमस स्पेस साइंटिस्ट, इसरो के चीफ। आपने वो देखा होगा जब 2019 में चंद्रयान 2 को जब हमने लॉन्च किया था, जो हमारा मिशन फेल हो गया था, तब के शिवन साहब की वो फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर साहब के गले मिलकर क्या कर रहे थे, रो रहे थे, बहुत इमोशनल हो गए थे उस समय। क्लियर है। तो के शिवन को एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है राज्योत्सव अवार्ड। क्या नाम है, राज्योत्सव अवार्ड 2022 में किस सरकार ने दिया है, तो सरकार कर्नाटक गवर्नमेंट का ये अवार्ड है, राज्योत्सव अवार्ड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, जमशेद जी ईरानी, जमशेद जी ईरानी ऑल्सो नोन एज द, क्या कहा जाता है जमशेद जी ईरानी को, जो रिसेंटली जिनकी मृत्यु हो गई है जमशेदपुर में, उनको बोला जाता था स्टील मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया। क्लियर है, स्टील मैन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इज इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर, मतलब इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर, उसका नाम क्या है और वो कहां बनाया जा रहा है, उसका नाम है योटा योटा D1। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इंडिया के द्वारा इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर, हाइपर स्केल मतलब जो बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को क्या करेगा, स्टडी करेगा, उसको एनालाइज करेगा, डाटा को स्टोर करेगा। इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर, उसका नाम है योटा योटा D1, और ये कहाँ, यूपी में, ग्रेटर नोएडा में, यूपी में एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसको यूपी में स्थापित किया गया है इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेटअप विच यूनिट टू कर्ब साइबर एंड फाइनेंशियल क्राइम इन स्टेट, महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में साइबर क्राइम को, साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक साइबर यूनिट बनाई है, उसका नाम क्या है, साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। क्या नाम है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि रिसेंटली किस स्टेट ने, ध्यान रखना है किस स्टेट ने, महाराष्ट्र ने अपने राज्य में साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल क्राइम बहुत होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड पैसे से संबंधित फ्रॉड, ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को स्टैब्लिश किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है, गठित किया है। आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। अगला, रिसेंटली, अब क्वेश्चन ये पूछेगा, इंफॉर्मेशन है कि गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक कमेटी गठित की है, किससे संबंधित, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सुना होगा आपने, जिसमें आपने सुना होगा एक देश एक कानून, कौन सा कानून, पर्सनल लॉ, सिविल लॉ। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक समान, सिविल मतलब पर्सनल लॉ, सिविल लॉ, कोड मतलब कानून। इसको लागू करने के लिए कौन सी सरकार ने, गुजरात। तो रिसेंटली मैं दो फैक्ट बता देता हूं, गुजरात और उत्तराखंड दो राज्य हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए कमेटी गठित की है कि वो स्टडी करेगी
वो दो राज्य कौन से हैं? गुजरात और उत्तराखंड। क्लियर है? ये जो चुनाव हुए थे गुजरात उत्तराखंड के रिसेंटली, उससे पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से संबंध है? 44 DPSP, है ना। इंडिया के किस राज्य में ये लागू है? गोवा में, एकमात्र राज्य है गोवा जहां लागू है। सभी के लिए एक जैसे कानून, कौन से कानून आते हैं? सिविल लॉ, नागरिक लॉ, तीन प्रकार के लॉ आते हैं। मैरिज और डाइवोर्स, शादी तलाक के लॉ कानून। दूसरा प्रॉपर्टी के सक्सेशन के कानून, संपत्ति का उत्तराधिकार, संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे बटेगी। और तीसरा कानून आता है बच्चा गोद लेने का कानून, एडॉप्शन का कानून। ये तीन कानून आते हैं इस पर्सनल लॉ या सिविल लॉ में। यूसीसी लागू हो जाता है, जो कि डीपीएसपी में लिखा है कि लागू करना सरकार की दायित्व होगा। तो पूरे देश में एक जैसे ये तीनों कानून हो जाएंगे सभी नागरिकों के लिए। तीन तलाक का आपने मुद्दा सुना होगा, जिसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तत्काल तीन तलाक को बैन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, और उसके बाद 2019 में कानून लाके सरकार ने उसको रेगुलेट किया, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया। इसी से जुड़ता हुआ मुद्दा है वो। क्लियर है? अगला, Who has been conferred the prestigious Friend of Liberation Award posthumously? ये जो फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? इनका नाम है एडवर्ड एम कैनेडी। किसको दिया गया है? एडवर्ड एम कैनेडी को दिया गया है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर, ये जो अवार्ड है किसको दिया गया है? एडवर्ड एम कैनेडी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज वॉन द स्कॉच अवार्ड 2022? स्कॉच अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्कॉच अवार्ड भारत में बहुत फेमस है। वो आंसर है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दिया गया है, वेस्ट बंगाल राज्य को दिया गया। अगला, ऑफ फिश म्यूजियम, मछलियों का म्यूजियम जो है, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम कहां पर या किस प्रदेश में बनाया जा रहा है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया 8 स्टेट शामिल होते हैं, 8 राज्यों से मिलकर बनाया, जिसमें 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। एक ब्रदर कौन है? सिक्किम को बोला जाता है। 7 सिस्टर्स में सिक्किम के बाद एंटर करेंगे चिकन नेक कहते हैं जिसे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो असम आएगा। असम के ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश आएगा। अरुणाचल प्रदेश के किनारे म्यांमार बॉर्डर से नीचे उतरेंगे तो नागालैंड आएगा। नागालैंड से और नीचे आएंगे साउथ की ओर तो मणिपुर आ जाएगा। मणिपुर के एक साइड जाएंगे म्यांमार की ओर तो मिजोरम आ जाएगा, और बांग्लादेश की ओर दूसरी साइड जाएंगे तो त्रिपुरा आ जाएगा। त्रिपुरा से वापस ऊपर बढ़ेंगे, असम के पार्ट्स में जाएंगे, असम में जाएंगे, उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे तो असम के नीचे बांग्लादेश साइड क्या आ जाएगा? मेघालय आ जाएगा। ये 7 राज्य हो गए नॉर्थ ईस्ट के ये, और एक ब्रदर हो गया नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम। तो ये 8 राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी भारत में आते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जो मैंने बोला, चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसको किससे जोड़ता है? तो किसको किससे जोड़ता है? नॉर्थ इंडिया को या मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, मतलब वो भी मेनलैंड का ही पार्ट है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन नॉर्थ इंडिया को जो है वो नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला एक कॉरिडोर है चिकन नेक। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया बुक? बहुत फेमस बुक है ये आजकल। एशिया का न्यूक्लियरीकरण हो रहा है, मतलब एशिया में न्यूक्लियर बॉम्ब का संकट बढ़ता जा रहा है,
है ना। पाकिस्तान अराजकता की ओर जा रहा है, ऐसे में डर है कि पाकिस्तान के जो पास परमाणु बम है उनका क्या होगा। कल को पाकिस्तान में सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध हो गया, तो पाकिस्तान के परमाणु बम का क्या होगा, कहीं वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के हाथ में तो ना लग जाएं। ऐसा डर दुनिया में इस समय फैल रहा है। दूसरा, ईरान लगातार कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर पावर होने की। तो एक बुक है बहुत फेमस, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, उसके लेखक कौन है, रेने नावा। किसने लिखी है वो बुक, रेने नावा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट टू यूज सीबीडीसी in the wholesale market for secondary trade in government securities for November 1. What is the full form of CBDC? ये CBDC मैंने इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया है। क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका दूसरा नाम है ई रूपी। जिसका दूसरा नाम क्या है भैया, ई रूपी। और ये इंडिया की फर्स्ट डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। इंडिया की पहली डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है ये, सीबीडीसी है, ई रूपी। क्या ये क्रिप्टो है, तो मैंने वहां समझाया ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये भारत की पहली डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। अभी हमारे पास जो नोट कॉइन्स होते हैं वो फिजिकल करेंसी होते हैं। आरबीआई ने इसको लॉन्च किया, अभी पायलट बेसिस पर है। आगे जैसे जैसे सफल होगी तो ये हमारे आपके कॉमन यूज के लिए आ जाएगी। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन, ठीक है, RWA के लिए पैलेस्टीनियन जो रिफ्यूजी हैं, फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं, फिलिस्तीन के शरणार्थी मतलब जो इजराइल फिलिस्तीन वॉर के बाद जो शरणार्थी हो गए हैं, उनकी मदद के लिए जो यूनाइटेड नेशन का जो संस्था काम करती है, उसके लिए कितने डॉलर देने का अनाउंस किया है, 5 मिलियन यूएस डॉलर। कितना, 5 मिलियन यूएस डॉलर। अगला, which is the name of world most powerful active rocket was launched by SpaceX? What is the name of the वर्ल्ड मोस्ट, विश्व का सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट, रॉकेट मतलब रॉकेट लॉन्चर, सैटेलाइट लॉन्चर कह सकते हो आप, जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, उसका नाम है फॉल्कन हैवी रॉकेट। पूरा नाम है फैल्कॉन 9 हैवी रॉकेट। फाल्कन 9 हैवी रॉकेट, और ये कंपनी है क्या, स्पेस एक्स। और ये किसकी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है, जिसकी कंपनी है टेस्ला दूसरी, एलन मस्क। इंडिया के पास कौन से रॉकेट लॉन्चर हैं, PSLV, GSLV सुना होगा आपने, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, क्लियर है। और इंडिया ने अभी रिसेंटली अपना प्राइवेट लॉन्च व्हीकल पहला बनाया है, जिसका नाम क्या है, विक्रम एस। ये इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है। जैसे ये प्राइवेट है, नासा वहां की सरकारी कंपनी है, और ये प्राइवेट है किसका, अमेरिकन है, अमेरिकन कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी, यूएसए की। रिसेंटली किसको कर्नाटक रत्न दिया गया है, पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत। मरणोपरांत किस पर्सनालिटी को कर्नाटक रत्न, कर्नाटक का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, नाम है उनका पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न दिया गया है मरणोपरांत। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस धाम को, राजस्थान के किस धाम को नेशनल मॉन्यूमेंट, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। रिसेंटली राजस्थान के किस धाम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है, आंसर है
मानगढ़ धाम। कौन सा धाम? मानगढ़ धाम। आंसर क्या है? मानगढ़ धाम। अगला, हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक क्या है? महारत्ना है। कितने हैं? 12 महारत्ना है। पीएसयू, सेंट्रल पीएसयूज को सीपीएसयूज कहते हैं। जैसे सरकारी कंपनियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, महारत्ना, उससे कम नवरत्ना और उससे कम मिनी रत्ना। तो बीपीसीएल एक महारत्ना कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके नए चेयरमैन एमडी कौन बने हैं? बीआर कृष्ण गुप्ता। रिसेंटली विनीत कुमार को किस कमीशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है? सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। तो उसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग, जो गांव क्षेत्रों में एमएसएमईज को बढ़ावा देता है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज को जिसको कहते हैं स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, छोटा छोटा कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको बढ़ावा देता है। रिसेंटली किसको डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड दिया गया है? आंसर है रवि कुमार सागर को। दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। रवि कुमार सागर नाम के जो पर्सनालिटी हैं, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, कौन सा पुरस्कार? या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार किसको दिया गया 2022 में? रवि कुमार सागर। अगला क्वेश्चन, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट एनवायरमेंट अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण के क्षेत्र में मिलने वाला सम्मान है, जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, किसको दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण से संबंधित अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। वो किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सिटी साउथ एशिया में टॉप किया है सीडीपीज क्लाइमेट एक्शन लिस्ट? सीडीपीज क्लाइमेट एक्शन लिस्ट मुंबई ने, भारत की है। साउथ एशिया, दक्षिण एशिया आपको पता है 8 देश आते हैं साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। ये 8 देशों को मिलकर, इनका संगठन क्या बनाया था? 8 देशों को मिलकर बनाया गया था शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में बना था। रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का किसको दिया गया है? फिक्की ने। किसने दिया है? फिक्की ने। क्वेश्चन उल्टा करके पूछेगा, फिक्की ने रिसेंटली, फिक्की की फुल फॉर्म भी बताई थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? राजेंद्र पवार को दिया है। अगला, इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन विच बायलैटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के साथ भारत की आर्मी कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है? उसका नाम है गरुड़ शक्ति।
क्या नाम है, गरुड़ शक्ति। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपीय संघ के साथ भारत ने कौन सा एग्रीमेंट किया है, कोऑपरेशन इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मतलब सुपर कंप्यूटिंग, इस फील्ड में इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया। रिसेंटली उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी में, कहां पर यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 आयोजित किया गया, नाम है GBU, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट नोएडा यूपी में इसका आयोजन किया गया। अगला, तमिलनाडु का जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, उसने प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का क्या नाम है, जो क्या करेगा, एजुकेट करेगा विजिटर्स को टाइगर रिजर्व के बारे में, एलिफेंट्स, फ्लोरा फौना के बारे में, उसका नाम जंबो ट्रेल्स। तो तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जंबो ट्रेल्स नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो कि क्या करेगा, वहां जाने वाले विजिटर्स को रिजर्व के बारे में, एलिफेंट्स के बारे में, फ्लोरा और फौना, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में जागरूक करेगा। रिसेंटली इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, आपको पता है, बेंजामिन नेतन्याहू। इससे पहले भी रहे थे, बीच में चुनाव हार गए थे, बेंजामिन नेतन्याहू। आधार मित्र नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसने, UIDAI, ये संस्था जो आधार बनाती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार जो बनाती है, आधार को रेगुलेट करती है ये संस्था UIDAI, इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है आधार मित्र। इनमें से किस राज्य सरकार ने, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने USAID के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया को ज्वाइन किया है, नाम है हरियाणा। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया मतलब जंगलों के बाहर जो वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए प्रोग्राम है USAID के द्वारा। ये अमेरिकन एजेंसी है, अमेरिका एजेंसी है, USAID सरकारी एजेंसी है जो पूरी दुनिया में काम करती है। तो इससे पहले असम सरकार ने इस प्रोग्राम का नाम है टॉफी, मैंने पहले बताया है, असम सरकार ने ज्वाइन किया था टॉफी प्रोग्राम, USAID के द्वारा चलाया गया है दुनिया भर में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया प्रोग्राम। हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ 17वें प्रवासी भारतीय दिवस, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया, कहां, इंदौर। कहां पर, ये भी लिख लेना, कहां पर, इंदौर MP में। उसके चीफ गेस्ट कौन थे, उसके चीफ गेस्ट कौन थे भैया, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, और नाम था उनका मोहम्मद इरफान अली, नाम भी लिख लेना, मोहम्मद इरफान अली। ये प्रेसिडेंट है कहां के, गुयाना के। गुयाना एक कौन सा, कहां का देश है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, सुना होगा आपने। ब्राजील के इधर इस साइड है, अटलांटिक ओशियन के तट पर, ब्राजील के बिल्कुल मतलब साउथ अमेरिका के ईस्ट पार्ट में। गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, वेनेजुएला, वहां पे सब, ब्राजील, ये सब देश। उज्जैन सिटी ऑफ महाकाल, उज्जैन सिटी महाकाल की लॉर्ड जो शिव हैं, भगवान शिव हैं, उनको समर्पित है ये सिटी, महाकाल कहा जाता है, सिटी ऑफ महाकाल। विल सून बोस्ट द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक बी सिंक्ड विद द पोजीशन ऑफ द सन। दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक को कहां पर स्थापित किया जा रहा है, महाकाल, भगवान
शिव की जो सिटी है उज्जैन, उज्जैन कहां पर? एमपी में। और यहां एमपी में उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन भी किया जाता है, कुंभ मेले का। अगला, द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 कहां पर आयोजित किया गया? कहां पर? मेघालय। इंपॉर्टेंट क्या है? उमियाम लेक। इस लेक इंपॉर्टेंट है, ये लेक कहां पर? उमियाम झील। क्वेश्चन पूछेगा उमियाम लेक, उमियाम झील कहां पर है? आंसर है मेघालय। क्लियर है? Which government aims to make one of the India's largest pilgrimage center मथुरा वृंदावन? तो मथुरा वृंदावन का जो तीर्थ स्थल है, इंडिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन क्षेत्र जो है उसको नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला क्षेत्र बनाने का प्रण लिया है, स्थापना करने का प्रण लिया है, टारगेट सेट किया है। कब तक? 2041 तक। किस सरकार ने? आपको पता है मथुरा वृंदावन कहाँ है? यूपी। तो यूपी गवर्नमेंट ने मथुरा वृंदावन जो क्षेत्र है, जो भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, उसको नेट जीरो कार्बन इमिशन, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला क्षेत्र बनाया जाएगा। ये क्षेत्र मतलब जितना कार्बन उत्सर्जित हो रहा होगा इस क्षेत्र में, उतना ही कार्बन सिंक तैयार कर रहा होगा, मतलब कार्बन को अवशोषित कर रहा होगा, तो नेट जीरो हो जाएगा। एज पर द डाटा ऑफ एनर्जी कार्गो ट्रैकर विच कंट्री हैज बिकम द टॉप ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के लिए कच्चा तेल, ऑयल सप्लाई मतलब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं, कच्चा तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? कौन सबसे ज्यादा भारत को कच्चा तेल इस समय बेच रहा है? आंसर है रसिया। इससे पहले इराक से हम बहुत सारा तेल लेते थे, अभी रसिया हमें सस्ता तेल दे रहा है तो हम बहुत ज्यादा तेल उससे खरीद रहे हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके और इस समय जो क्राइसिस दुनिया में चल रहा है उससे हम बच सकें। Who has become the first Indian to score 1000 T20 इंटरनेशनल रन्स इन अ कैलेंडर ईयर? एक साल में 1000 से ज्यादा T20 रन्स बनाने वाला भारत का पहला इंडियन क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, 360 डिग्री है ना, जिसके शॉर्ट बॉलर को समझ में नहीं आता है कहां कहां मारता है, हर जगह मारता है जहां फील्डर नहीं लगा होता है। पुष्कर फेयर, आपको आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ाया मैंने। पुष्कर मेला इंडिया के किस स्टेट में लगता है? राजस्थान में लगता है। बहुत फेमस मेला है, बहुत बड़ा मेला लगता है राजस्थान में पुष्कर जगह पर। अकॉर्डिंग टू दी फोर्ब्स, जो फोर्ब्स कंपनी है जो लिस्ट निकालती है दुनिया भर की, दुनिया ऐसे कह रही है कि विच कंपनी वाज रैंक फर्स्ट, दुनिया की कौन सी नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर इन वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय रैंकिंग? मतलब दुनिया की बेस्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रैंकिंग में दुनिया की पहली नंबर की कंपनी कौन सी आई है? सैमसंग आई है। कहां की कंपनी है? साउथ कोरिया की, दक्षिण कोरिया की कंपनी। और इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी और एम्प्लॉय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री, अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2022 का उत्तराखंड गौरव सम्मान किसको मिला है? भारत के फेमस आईएएस ऑफिसर और वर्तमान में इंडिया के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल साहब, उन्हें क्या दिया गया? 2022 का उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला, शिव नारायण चंद्रपॉल, नाम सुना होगा, क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज के। चार्लोट एडवर्ड्स, और तीसरा कौन सा खिलाड़ी है जिसे आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? आईसीसी एक हॉल ऑफ फेम की लिस्ट जारी करती है, उनमें खिलाड़ियों को शामिल करती है, जैसे सचिन तेंदुलकर हॉल ऑफ फेम में शामिल है। तीसरा नाम है अब्दुल कादिर। ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली शामिल किया है। अगला, विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट,
इस पुस्तक के लेखक कौन है? कोई क्रिकेटर ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर नाम है शेन वॉटसन, नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉटसन, उनकी ये बुक है। अगला G20 2023 की इंडिया क्या कर रहा है भैया? प्रेसिडेंसी कर रहा है, ये तो पता है, हर जगह आजकल लिखा हुआ है। भारत इसका अध्यक्षता कर रहा है, प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है 2023 की, इससे पहले अभी इंडोनेशिया ने की थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है 2023 की। इसकी थीम क्या है? थीम देखो हर जगह लिखी मिलेगी, मेट्रो में आप आजकल आपको लिखी मिलेगी, वसुदैव कुटुंबकम, जो हमारा कॉन्सेप्ट है दुनिया के लिए। दुनिया हमारी क्या है? परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी थीम बताई दी है। वन अर्थ, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक फ्यूचर, एक भविष्य। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्लड ट्रैकिंग टूल? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला बाढ़ ट्रैकिंग टूल, बाढ़ को ट्रैक करेगा, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम है फ्लड हब। क्या नाम है? फ्लड हब। अगला, which is the first state to introduce uniform gold price based on bank rate? गोल्ड प्राइस यूनिफॉर्म, एक समान गोल्ड प्राइस के बैंक रेट के आधार पर भारत का पहला स्टेट जिसने यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस लॉन्च किया है, केरला। अगला, ये तो आपको पता ही होगा, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी बने हैं। क्लियर है? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलेजियम। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट विच इज डेवलप्ड बाय स्काई रूट एरोस्पेस? बता चुका हूं अभी मैंने, विक्रम एस, भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई, भारत के ग्रेट स्पेस साइंटिस्ट, उनके नाम पर रखा गया इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर। PSLV GSLV मैंने बताया ये वो इसरो ने बनाए हैं, सरकारी हैं। तो प्राइवेट क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस नाम का एक स्टार्टअप है, उसने बनाया, विक्रम साराभाई जी के नाम पर। अगला, विच लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस मैंग्रोव, कई बार बता चुका हूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर है? सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ। और मैंग्रोव होते क्या है? सॉल्ट वाटर वेजिटेशन होता है, खारे पानी की वनस्पति है, सॉल्ट वाटर में जमने वाली उगने वाली वनस्पति पेड़ पौधे हैं। अगला, किसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? एक बहुत बड़ी फर्म है दुनिया में, मॉर्गन स्टैनले। अभी क्या है? अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाइना दुनिया में दूसरे नंबर की इकॉनमी है, तीसरी की जापान है, चौथे पर जर्मनी है और पांचवें पर इंडिया है। अगला, अकॉर्डिंग टू QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, QS एक कंपनी है, उसके द्वारा निकाली जाती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इंडिया विच इज द बेस्ट एजुकेशन, साउथ एशिया में कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है? साउथ एशिया की बात कर रहा है, जो साउथ एशिया में 8 कंट्री मैंने आपको अभी बताए, उसका नाम है IIT बॉम्बे। भारत दुनिया की पहली इंडो अमेरिकन वुमेन, जो अमेरिकन नागरिक हैं, अमेरिकन सिटीजन, लेकिन इंडियन मूल की हैं, तो ऐसा बोला जाएगा इंडो अमेरिकन वुमेन, जो टू होल्ड द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर LG बनी है मैरीलिन की LG बनी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, जो दुनिया की पहली इंडो अमेरिकन वुमेन है। उनका नाम है अरुणा मिलर। क्या नाम है? अरुणा मिलर, जो अमेरिका में
मैरीलैंड प्रांत की एलजी बनी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, और वो इंडो अमेरिकन है। अगला, अटल इनोवेशन मिशन, भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन कब लॉन्च हुआ? 2016 में। भारत में स्टार्टअप्स या इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में इसके अंतर्गत क्या खोली जा रही है आपको पता होगा? अटल टिंकरिंग लैब्स खोली जा रही हैं, जिसमें बच्चों को स्टेम की शिक्षा दी जा रही है। स्टेम्स एजुकेशन, वो इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को प्रमोट किया जा रहा है। रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती है? क्रिकेट से संबंधित है। ईडन गार्डन कोलकाता में हुआ था ये मैच, मुंबई ने जीती है, मुंबई की रणजी टीम ने जीती है। मधु कनकारिया नाम की एक लेखक हैं, उनको 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया। उनके कौन से नोवेल के लिए? नाम था हम यहाँ थे। मधु कनकारिया को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला 2021 का। उनका नोवेल है, उसका नाम क्या था? हम यहाँ थे। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किस लेखक को दिया गया? डॉक्टर माधव हाडा। बिहारी पुरस्कार लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। रिसेंटली आपने सुना था नवंबर के आसपास बांग्लादेश भी बीओपी क्राइसिस, डॉलर के क्राइसिस से जूझा था। बीओपी अकाउंट मैंने पढ़ाया आपको इकोनॉमी में। बीओपी क्राइसिस मतलब डॉलर का, विदेशी मुद्रा का क्राइसिस हो जाए। डॉलर रहे ही नहीं, जैसे पाकिस्तान भीख मांग रहा है डॉलर। तो आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा रिसेंटली किस देश को 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया, मतलब डॉलर दिया गया है बांग्लादेश को, उसको इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो 2023 तक उड़ीसा को स्लम फ्री बना देंगे। स्लम फ्री का मतलब है, स्लम्स का मतलब होता है झुग्गी बस्ती मुक्त कर देंगे। और वहां पर जहां झुग्गी बस्ती है वहां क्या बना देंगे? घर बना देंगे। तो वहां के सीएम का नाम पूछा है, क्या है? नवीन पटनायक जी हैं। पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, बीजेडी। इनके फादर थे बीजू पटनायक जी, उनकी पार्टी थी बीजू जनता दल। उनके बेटे हैं नवीन पटनायक जी, वो चीफ मिनिस्टर है पिछले कई टर्म से लगातार वो चीफ मिनिस्टर। तो उड़ीसा सरकार ने 2023 तक उड़ीसा को स्लम फ्री बनाने का टारगेट रखा है। किस स्टेट को, ये क्वेश्चन पूछेगा, किस स्टेट को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 में एग्रीकल्चर कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? वेस्ट स्टेट के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है हरियाणा, एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। रिसेंटली किसको ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है? नाम है वेंकी रामाकृष्णन। किसको दिया गया है? ब्रिटेन के जो राजा हैं, किंग हैं चार्ल्स थर्ड, उनके द्वारा प्रेस्टिजियस, बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया है। भारत के ही है, भारतीय मूल के हैं, वेंकी रामाकृष्णन। अगला, हु इज द हेड ऑफ आईसीसी ऑल पावर फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी? रिसेंटली किसको आईसीसी की ऑल पावरफुल फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स का हेड बनाया गया है? नाम है जैसा, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे हैं। हु विल बिल्ड इंडियाज मेडन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन चेन्नई? क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कौन बना रहा है, ये तो रिलायंस इंडस्ट्री हो गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जा रहा है? चेन्नई में बनाया जा रहा है।
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, जहां ट्रेन से भी लॉजिस्टिक हो सकेगा, फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे, जहां रोड से भी हो सकेगा और जहां वाटरवेज से भी हो सकेगा, और जहां एयर कार्गो की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मल्टी मॉडल हो गया, सारे प्रकार की सुविधाएं होंगी, सारे प्रकार के मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट वहां अवेलेबल होंगे। ऋतुराज गायकवाड़, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं इंडिया के, ऋतुराज गायकवाड़, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। क्या इन्होंने भैया 1 ओवर में 7 छक्के मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गेंदें 6 होती है तो 7 छक्के मारे, 9 बॉल हो गई होगी, है ना। महाराष्ट्र में हो रही विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में इन्होंने उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट में 6 गेंदों में मतलब 1 ओवर में 7 छक्के मारे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया 1 ओवर में 7 छक्के मारने का। अगला, इनमें से किसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, किसके द्वारा? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022। एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जिसको इंडो पैसिफिक कहते हैं, नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। अगला, S&P दुनिया की बहुत फेमस कंपनी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये क्या है? इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। 3 दुनिया की फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, S&P, मूडीज नाम सुना होगा आपने, इसके अलावा पिच। तो S&P ने इंडिया की 2022-23 की जो ग्रोथ रेट है उसको कितना बताया है? 7%। और भारत के इस समय जो बजट आया उसमें भी बताया गया, अभी 31 मार्च को खत्म हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर, पता चल जाएगा, 7 के आसपास ग्रोथ रहेगी भारत। अगला, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है भैया? हवाईयन आइलैंड में। हवाईयन आइलैंड कहां पर है? अमेरिका का एक प्रांत है, हवाई प्रोविंस है, 50वां प्रांत है। आपको पता होगा अमेरिका में 50 हैं, जिसमें 48 मेनलैंड पे हैं, एक अलास्का है ऊपर कनाडा के ऊपर, और एक हवाई आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, ये उसका प्रांत है, प्रदेश है। ये 50 प्रांतों से मिलकर अमेरिका बना है। तो वहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो दुनिया का सबसे बड़ा है, जिसका नाम है मौना लोआ। इसी हवाईयन आइलैंड पे ही तो पर्ल हार्बर, जिसपे जापान ने अटैक किया था, तो फिर अमेरिका ने क्या किया था? न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कौन सी कंट्री रिसेंटली 11th मेंबर बनने की ओर है एशियान की? उसका नाम है ईस्ट टाइमूर। विच कंट्री बन गई है जो 11वीं मेंबर बन रही है? आसियान। आसियान तो आपको पता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 10 देशों का समूह था अब तक, साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब साउथ ईस्ट, भारत के इस ओर स्थित म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, है ना, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये 10 देश थे। अब 11वां देश जुड़ रहा है, कौन? ईस्ट टाइमूर। विच कंपनी इन द इंडियाज मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड ऑफ 2022? भारत का सबसे बड़ा जो 2022 का ब्रांड है वो किस कंपनी को मिला है? रिलायंस जियो। ये इंडिया का सबसे बड़ा 2022 का ब्रांड बना। स्लोवेनिया यूरोपियन कंट्री है, स्लोवेनिया। कौन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है स्लोवेनिया की, जो एक यूरोपियन कंट्री है। नाम तो है नताशा पिर्क-मुशेर। करत कमल सेट टू रिसीव कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। भारत में एक स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है ये, स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स का, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन है, किसको दिया जाएगा 2022 का? शरद कमल को। 2022 में किसको दिया गया? शरद कमल, जो भारत के क्या है? टेबल टेनिस प्लेयर है। अगला, प्रसार भारती जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, उसके नए सीईओ कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी बनाया गया है।
रिसेंटली G7 कंट्रीज, आपको पता है ग्रुप 7 कंट्रीज कौन है? अमेरिका, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा। दुनिया के सबसे हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं ये, सबसे विकसित या औद्योगिकृत देश हैं। रिसेंटली 27वां जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहां पे? इजिप्ट में। ये भी लिख लो, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। COP27 क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। इजिप्ट का शहर है, मिस्र का शहर है शर्म अल शेख, शर्म अल शेख, यहां पे हुआ था ये। वहां पे कौन सा प्लान लॉन्च किया है? उसका नाम है ग्लोबल शील्ड प्लान। किसने लॉन्च किया? G7 कंट्रीज ने। ऊपर लिखा है कौन से 7 कंट्री। विच कैंपेन लॉन्च्ड बाय इंडिया एट COP, इसी COP27 में इंडिया ने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है? टू एनकरेज द यूथ, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? वो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, एक सतत और अच्छा जीवन शैली को अडॉप्ट करें। इसका नाम है इन आवर लाइफ टाइम, इन आवर लाइफ टाइम। एक्चुअली उसका नाम इन आवर लाइफ टाइम नहीं है, उसका नाम है लाइफ। क्या नाम है? लाइफ इनिशिएटिव। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया इसको। फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए जीवन शैली, ऐसा जीवन शैली अपनाएं जिससे कि एनवायरमेंट को कोई नुकसान, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। Which company become first company in the history to lose 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन? मतलब रिसेंटली किस कंपनी ने अपना 1 ट्रिलियन का डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन खो दिया, लॉस में चली गई, शेयर मार्केट में डूब गई वो कंपनी, इतने पैसे डूब गए उसके। अमेजॉन कंपनी का नाम है। अगला, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? भारत की रैंक क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है 2023 में, इंडिया की रैंक क्या है? 8वीं। मतलब दुनिया में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो परफॉर्मेंस अलग अलग देश दिखा रहे हैं उसमें भारत 8वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन, एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कहते हैं, FPA कहते हैं जिसको, कहते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, FPA। उसके द्वारा निकाली गई वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है किसके द्वारा निकाली गई है। इसमें कहा गया कि इंडिया कब तक चाइना को पीछे छोड़ देगा। इंडिया की पॉपुलेशन 2023 के बाद कितनी हो जाएगी? 1.668 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, तो वो पूरा लिख दिया, आंसर था यूनाइटेड नेशन, मैंने लिख दिया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नासा से बिलोंग करता है? उसका नाम है आर्टेमिस मिशन। मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस मिशन। चंद्रमा मून मिशन है ये, जहां लैंडर जाएगा मून पर। मैं लैंडर रोवर बता चुका हूं आपको चंद्रयान में। आर्टेमिस मिशन, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील? स्टील का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन बन गया है? इंडिया। और पहला कौन है? चाइना। सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन चाइना करता है, दूसरे नंबर पर इंडिया। अगला, मॉस्को फॉर्मेट का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मॉस्को रसिया की राजधानी है, वहां पे बुलाया गया था, सब देशों को बातचीत की गई थी अफगानिस्तान क्राइसिस को लेके। तो मॉस्को फॉर्मेट का संबंध किससे है? अफगानिस्तान के मामलों से संबंधित है, जहां तालिबान का शासन उस समय जब स्थापित हो रहा था, उस समय मॉस्को फॉर्मेट बुलाया गया। मॉस्को में रसिया ने दुनिया के देशों की मीटिंग बुलाई थी जो अफगानिस्तान से संबंधित है।
रिसेंटली नीति आयोग के फुल मेंबर के रूप में कौन, अरविंद बिरमानी को अपॉइंट किया गया। नीति आयोग पता है भारत की एक एडवाइजरी बॉडी है भारत सरकार की, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन इस समय एक इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनका नाम है सुमन बेरी, वो है। एक सीईओ है जिनका नाम है अभी परमेश्वरम अय्यर, इससे पहले अमिताभ कांत जी थे। अगला, पायरीगियन कैप किसका मस्कट बनाया गया है। तो 2024 का जो पेरिस में ओलंपिक होगा उसका मस्कट किसे बनाया गया है, पायरीजियन कैप को बनाया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किसने चौथा फेज लॉन्च किया है डिजिटल शक्ति मिशन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा क्या करना है, इसमें महिलाओं में डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना है। डिजिटल एजुकेशन को महिलाओं को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ना है। इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति कैंपेन चलाया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने जियो स्मार्ट इंडिया समिट 2022 को लॉन्च किया है हैदराबाद में। नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, भारत के जल शक्ति मंत्री हैं, ये जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। Who decided to shift the उत्तराखंड हाई कोर्ट फ्रॉम नैनीताल टू हल्द्वानी। सिंपल सा, उत्तराखंड गवर्नमेंट ही। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, उत्तराखंड जो हाई कोर्ट था उसको नैनीताल से कहां शिफ्ट किया जा रहा है भैया, हल्द्वानी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड हाई कोर्ट को कहां से कहां शिफ्ट किया जा रहा है, उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा। एक पोर्टल है जिसका नाम है अमर सरकार पोर्टल। अमर सरकार पोर्टल किस सरकार के द्वारा, त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। त्रिपुरा में अभी चुनाव होने, बीजेपी की सरकार है वर्तमान में। Which state has become the first state in the country to bring out an elephant death audit framework। मतलब भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जो हाथियों की मौत का ऑडिट करेगा, उसका सिस्टम, उसका ढांचा विकसित किया, एस्टेब्लिश किया, तमिलनाडु। Who has declared Homer word as a word of the year 2022। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, साल का वर्ड। उस वर्ड का नाम है होमर। इस वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। राजीव कुमार जो कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, इज इनवाइटेड एज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर विच कंट्री फोर्थ कमिंग इलेक्शन। नेपाल में जो इलेक्शन हुए हो गए अब तो इलेक्शन, शेर बहादुर देवा कर रहा हूं वहां पे। पुष्प कुमार दहल प्रचंड वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए, उससे पहले शेर बहादुर देवा थे नेपाली कांग्रेस के पार्टी के पीएम। अब कम्युनिस्ट शासन जो है लीडर है जो है पुष्प कुमार दहल प्रचंड, वो बन गए। तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में किसको भेजा गया वहां, राजीव कुमार जो हमारे चीफ इलेक्शन के मुख्य चुनाव आयुक्त, नेपाल भेजा गया था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। 2022 के नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सी रैंक है, 61वीं रैंक है। रिसेंटली अरुण गोयल को इंडिया क्या अपॉइंट किया गया है, इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर्स की बॉडी होती है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया, निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त जो है निर्वाचन अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। इस पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इसके लेखक कौन है, इसका नाम है सिमोन सेबैग। पुस्तक का नाम है द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक। Hmm. 2022 से ऑल दी जीएसटी एंटी प्रोफिटरिंग कंप्लेंट्स वुड बी डील्ड विद वाई विच कॉम्पिटिशन, विच बॉडी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक बॉडी है भारत में सीसीआई, जिसके लिए एक्ट है सीसीआई एक्ट 2002, इसके द्वारा बनी है, जो भारत में
हेल्दी कंपटीशन को, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बिजनेस के बीच में क्या करती है, प्रमोट करती है। क्लियर है? तो जीएसटी के सारे मामले अब कौन देखेगी? जीएसटी में जो एंटी प्रॉफिटरिंग की, मुनाफाखोरी की रोकने की जो शिकायतें हैं जीएसटी लागू होने के बाद, उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगी। कतर जो वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, उसका जो मस्कट था उसका नाम क्या था? लाइव। क्या नाम था? लाइव नाम था। जो कतर का, जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप, उसका मस्कट था लाइव। दलाई लामा को गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है 2022 का। दलाई लामा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फुटबॉल? उस फुटबॉल का क्या नाम था जिसे यूज किया गया वर्ल्ड कप 2022 कतर में जो हुआ, फीफा वर्ल्ड कप 2022, उसका नाम था अल रिहला। अल रिहला। रिसेंटली एससीओ समिट होने वाली है 2023, कहां होगी? न्यू दिल्ली। इंडिया इसका प्रेसिडेंट है 2023 में। इसका एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2023 में कौन है इसका प्रेसिडेंट? इंडिया है। इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है, G20 की भी, एससीओ की भी। तो पूछ रहा है इसकी थीम क्या होगी? सिक्योर एससीओ। इसकी थीम क्या होगी 2023 में? सिक्योर एससीओ होगी। बुक का नाम है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। ये बुक किसकी है? नाम है गौतम बोरा की है। अगला क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है किन देशों के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज है? आंसर है इंडिया नेवी और ओमान नेवी। इंडिया और ओमान की जो नेवी हैं उनके बीच में ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज है नेवी के बीच में, जिसका नाम है नसीम अल बहर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की जो यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी है, उसने अपने पहले पैरा एस्ट्रोनॉट मतलब जो दिव्यांग है, विकलांग एस्ट्रोनॉट है। व्हाट इज द नेम ऑफ पैरा एस्ट्रोनॉट? क्या नाम है जिसको स्पेस में भेजेगा स्पेस एजेंसी? जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट हैं जिनको स्पेस में भेजा जाएगा। दिव्यांग, विकलांग जो हैं एस्ट्रोनॉट हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं पहले, जो कहां से संबंधित है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी उन्हें स्पेस में भेजेगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला, कौन सा विलेज फर्स्ट बायोडायवर्सिटी साइट बना है तमिलनाडु की? उसका नाम है अरिट्टापट्टी विलेज। तमिलनाडु की फर्स्ट बायोडायवर्सिटी साइट बन गया है अरिट्टापट्टी विलेज। क्लियर है? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इस चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023 को? क्या नाम है? इजिप्ट। मिस्र के प्रेसिडेंट आए थे 26 जनवरी को। क्लियर है? फतेह अल सीसी नाम था उनका, अब्दुल फतेह अल सीसी। सीसी साहब कहा गया था उन्हें। वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। 26 जनवरी की 2023 की जो गणतंत्र दिवस परेड थी उसके मुख्य अतिथि थे। दीपा मलिक जो कि पैरा एथलीट हैं, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, उनको निक्षय मित्र भारत में टीबी को खत्म करने के लिए, निक्षय मतलब टीबी को, क्षय रोग टीबी होता है, जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है निक्षय मित्र, दीपा मलिक उसकी एम्बेसडर बनाई गई है। ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, जो ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट को गोल्ड मेडल मिला है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के क्षेत्र में गोल्ड अवार्ड दिया गया है इस मिशन को।
ई पंचायत मिशन मोड प्रोडक्ट को। अगला, विच स्टेट लॉन्च्ड एमलॉन प्रोग्राम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एमलॉन प्रोग्राम नाम क्या है? एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। एमलॉन की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। किस राज्य ने जो लॉन्च किया? उड़ीसा। अगला, G20 की पहली शेरपा मीटिंग, G20 की डेली मीटिंग्स हो रही हैं लगभग और पूरे साल भर मीटिंग चलेंगी इंडिया में, क्योंकि 2023 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है। शेरपा मीटिंग इंडिया के में 4 to 7 दिसंबर के बीच में कहां हुई? उदयपुर में हुई। नई चेतना, एक जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, नई चेतना कैंपेन, किसके अंतर्गत किया गया है? NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये क्या है? जेंडर कैंपेन है, जिसमें जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा, महिलाओं का पार्टिसिपेशन रूरल इकोनॉमी में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ाया जाएगा, इसके लिए। तो ये हमारी करंट अफेयर हो गई। लगभग 125 से 130 क्वेश्चन मैंने इंफॉर्मेशन से आपको डिस्कस किया। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, कम से कम 40-50 इंफॉर्मेशन को मैंने इसमें ऐड किया। तो लगभग आपके 150 क्वेश्चन इसमें तैयार हो गए नवंबर की वन लाइनर करंट अफेयर्स। क्लियर है? तो ये आपकी नवंबर की करंट अफेयर्स थी। इसी तरीके से हम जनवरी 2023 से स्टार्ट करेंगे पूरे साल की करंट अफेयर्स को, और ये करंट अफेयर्स हमारी चलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए और करंट अफेयर्स का लाभ लेते रहिए। ये हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, ऑफिसर्स बैच, द्रोणाचार्य बैच, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश अलग, मैथ अलग, जीएस अलग और रीजनिंग अलग। ये सारे बैचेज हमारे चल रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनका लाभ उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।